नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे तक के सारे क्वेश्चन यानी 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सारा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसके पहले का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का जो सारा क्वेश्चन है या इसका जो सॉल्व है सोल्यूशन है इस और इसके बेसिक का जो पूरे पार्ट का जो बेसिक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इसके आगे से हम स्टार्ट करिए। तो अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का बात करेंगे यानी उससे आगे की बात करेंगे। तो इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने सीखा था वो उचित गुण, ये क्वेश्चन नंबर 1 को बता दिया था पूरा। उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान निकालने, तो इसके लिए दोनों क्वेश्चन के बारे में हमने बताया था। योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में बताया था, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये भी बता दिया था। तो आज इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का गुण का नाम लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको बताना है कि कौन सा गुणधर्म इसमें लागू हो रहा है यानी कौन सा नियम इसमें लग रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे ही हम समझा देते हैं आपको। -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। तो इसमें जो लग रहा है एक गुणन तस्तमक लग रहा है, एक गुणन तस्तमक इसका जो रूल है वो एक गुणन तस्तमक लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है और यहाँ पे जो है इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर हम मानते हैं इसको a यानी -4/5 को a मानते हैं और इसको 1 को मानते हैं b, तो यहाँ पे देखेंगे तो a × b है और इधर देखेंगे तो अब चूँकि 1 को हम माने थे b, तो यहाँ पे b लिख देंगे और यहाँ पे a, b × a। तो इस तरीका का आ रहा है और दोनों का योग करने पे आ रहा है -4/5, सेम चीज़ आ रहा है। तो इसका जो नियम हो जाएगा ये हो जाएगा एक गुणात्मक तत्समक, ये नियम इसमें लगेगा। तो सिंपली यही कर देना है आपको। तो इस तरीके से देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है नहीं। अब इसमें अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है तो ये है, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है इसमें बुक में, आप देख लीजिएगा। इसको अगर आप करेंगे हल करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे आ रहा है -13/17। तो अगर अब इसको हम मानते हैं a और -2/7 को मानते हैं b, और यहाँ पे अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे -2/7 को हमने यहाँ पे b माना था और यहाँ भी क्या आ जाएगा a। तो जब कभी भी ऐसा आएगा कि a × b = b × a होगा, है ना, a × b = b × a, दोनों चीज़ें अगर बराबर आ रही हैं तो इसको बोला जाएगा क्रम विनिमेयता। इसको जो नियम लगेगा इसमें तो क्रम विनिमेयता का नियम लगेगा। तो ये हो जाएगा क्रम विनिमेयता। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है -19/29 × 29/-19 = 1। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, अगर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो अगर हम इसको लेते हैं 5, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होगी जिसका हम इसमें 5 में गुणा करें तो आ जाए 1। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमको निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा 1/5। क्यों होगा 1/5 इसका 5 का गुणात्मक प्रतिलोम? क्योंकि अगर हम 5 में से 1/5 का गुणा करते हैं तो आ जाता है कितना, 1। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या में उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा जिसमें दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाए। जैसे 5 का आ गया 1/5। अगर हम 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। 7/2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 1। कैसे आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें ऊपर अगर गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 और नीचे भी आ जाएगा 7 दूनी 14, दोनों कट जाएगा तो क्या आ रहा है 1। तो 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 7/2। ऐसे 5 का हो जाएगा 1/5। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इस केस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो यहाँ भी सेम चीज़ ही बताया हुआ है, -19/29 है।
यानी -19/29 गुणे 29/-9, यानी इसको अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हल करते हैं तो अगर डायरेक्ट करना चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर काटेंगे तो -19 से -19 कट जाएगा और 29 से 29 कट जाएगा, तो इधर बचा कितना 1। तो यानी -29/19 का ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसको ये जहाँ पे जो नियम लग रहा है वो लग रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 5वां का हो गया। अब इसकी आगे का देखते हैं। तो इसमें है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, 6/13 को -7/16 का व्युत्क्रम के साथ गुणा करना है। अब 6/13 को गुणा करना है तो सबसे पहले तो 6/13 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब बीच में करना है मल्टीप्लाई, यानी गुणा का चिन्ह लगाना है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको -7/16 का व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है, तो संख्याओं को सीधा सीधा पलट देना है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि उसके जो ऊपर वाली संख्या ऊपर नीचे कर देना, नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देना। तो हम और बाकी चिन्ह अगर ऊपर लिखेंगे तो भी सही है, नीचे रहेगा तो भी उसको ऊपर ही चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दो चिन्ह एक साथ में लगाना हो तो बीच में दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं लगते हैं, इसके बीच में क्या लगाना पड़ता है, कोष्टक लगाना पड़ता है, यानी ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो 7/16 है तो ये हो जाएगा 16/7। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई यानी इसका गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब भिन्न का गुणा है, भिन्न का गुणा कई बार आपको बताया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा भिन्न के गुणा का, वहाँ से आप भिन्न का गुणा आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अब इसका डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 छक्का 96, यानी 16 6 जा 96, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और 13 में 7 का गुणा करेंगे 13 7 95, तो ये हो जाएगा 96/95। अब चूँकि कट नहीं रहा है इसलिए इसको काटेंगे नहीं, अगर यहाँ पे कट जाता तो इसको और भी हल हम कर सकते थे, यानी और सिंप्लीफाई सरलीकरण इसका कर सकते थे। तो इस तरीके से 6वीं का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे कोष्टक में 6 गुणे 4/3 को 1/3 और इसके के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए क्या होता है। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए इसमें कैसे किया जाएगा, यहाँ पे इसको बताना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, यानी कौन सा गुणधर्म इसमें लग रहा है। तो अगर हम इसको 1/3 को ए मानते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दिए, और 6 को हम मानते हैं बी और 4/3 को मानते हैं सी, तो इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 को हम क्या माने थे, ए माने थे, गुणे बी और गुणे ये हो गया सी। तो ये लग रहा है इसमें साहचर्यता का नियम, यानी इसमें साहचर्यता का नियम लग रहा है, साहचर्यता का नियम इसमें लग रहा है। कैसे लग रहा है इसमें देख लीजिए कि इसका मतलब ये है कि किसी भी 3 संख्याएं हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5 गुणे 2 गुणे 3 हमने ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, और इधर लिख लेते हैं 5 गुणे 2 गुणे 3। तो साहचर्यता का नियम ये होता है कि अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करते हैं तो इसमें हम 3 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी 6 3 दूनी 6 आ जाएगा। इधर करते हैं 5 दूनी 10 गुणे 3, और इन दोनों को करेंगे तो 6 5 30 और ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। मतलब ये होता है कि कोई 3 संख्याएं अगर दी रहें तो पहले चाहे तो हम इन दोनों का गुणा करें और उसके में बाद जो आएगा उसमें इसका गुणा करें तो भी वही चीज़ आएगी, या तो इन दोनों का गुणा हम पहले कर दें और फिर जो चीज़ आती है उसका गुणा इसमें 5 में करेंगे तो भी वही चीज़ आएगी, है ना। तो मतलब इसमें क्रम का नियम, ये क्रम कोई मैटर नहीं करता है कि कौन से नियम आप किसको किसको पहले गुणा कर रहे हो, किसको लेट में गुणा करो, सारी चीज़ें वही आएंगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर ये इसमें भी बताना है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और है नहीं है तो क्यों है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है, इसको हमको पहले चेक करना है।
तो हम इसको लिखते हैं -1/1/8। तो -1/1/8 मिश्र भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले हम सिंपल भिन्न लिखेंगे। सिंपल भिन्न कैसे बनाया जाता है, यानी नॉर्मल फंक्शन में, ये मिक्स्ड फंक्शन में है यानी मिश्र भिन्न में है, इसको सरल भिन्न में कैसे चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको 8 का 1 में गुणा करना है। तो 8 × 8 यानी 8 आ गया, और जितना आएगा उसका ऊपर वाली संख्या जो अंश में है उसके साथ जोड़ देना है। मतलब इसमें क्या ऐसे हल करना है, 8 × 1 यानी 8 का पहले इधर वाली संख्या के साथ गुणा करना है। तो 8 × 1 = 8 आ गया। अब 8 जो आ रहा है उसको ऊपर जो भी संख्या, चाहे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो भी होगा उसमें उसको जोड़ देना है। तो 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 9। इसको हल आपको रफ में करना है, समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो ये हो गया 9। तो इसका अगर सिंपल भिन्न में यानी नॉर्मल फंक्शन में चेंज करेंगे, सरल भिन्न में 1/1/8 को, तो ये हो जाएगा 9/8। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा यहाँ। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो गुणात्मक प्रतिलोम अभी आपको पहले भी बताया गया था कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो -9/8 में एक ऐसी संख्या को गुणा करना पड़ेगा जिसको गुणा करें 9/8 -9/8 के साथ तो आ जाए 1 आ जाए। तो हम इसमें अगर हम करते हैं -8/9 का, चेक करने के लिए कि गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। तो इसमें अगर गुणा करते हैं तो ये -9 से 9 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, बचा कितना 1। लेकिन ये माइनस का भी चिन्ह है तो -1 आ रहा है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 आता तो ही गुणात्मक प्रतिलोम होता, -1 आ रहा है तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ये हो जाएगा प्रूफ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ये निकालना है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ये भी दोनों चीज़ें प्रूव करना है इसमें। तो हम इसको कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 3/1/3। अब 3/1/3 को हमको सबसे पहले, जैसे इसको चेंज किया गया था इसमें सरल भिन्न में, वैसे इसको भी हमको सरल भिन्न में चेंज करना है। तो 3/1/3 को अगर हम सरल भिन्न में चेंज करते हैं, अभी जस्ट आपको बताया गया है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा होगा। तो 3 के साथ गुणा होगा, 3 × 3 = 9 यानी 3 × 3 = 9 आ गया। और जो 9 आ रहा है तो उसका ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ करना है। तो 3 × 9 और 3 × 3 = 9 और 1 के साथ जोड़ दिए तो ये आ जाएगा कितना 10। और नीचे हर में वही संख्या रहेगी जो इसमें है, तो 10/3 आ गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम भी आपको बताया गया है अभी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होगी जिस संख्या को इसमें गुणा करें तो 1 आ जाए। तो अगर हम चेक कर लेते हैं, इसमें साथ हम करते हैं गुणा किसका, 0.3 का। अब 10/3 में 0.3 का गुणा करें, अगर यहाँ पे इसके बराबर में 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो गुणा हमको नहीं करना है। 10/3 इसको लिख लेते हैं। अब इसको 0.3 को हमको, चूँकि दशमलव भिन्न में है तो इसको हम भिन्न में चेंज करना है। तो 0.3 को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे है 0.3, अब हम इसको भिन्न के रूप में, यानी जैसे ये 10/3 है तो ये भिन्न के रूप में, तो इसी तरह हमको 0.3 को बदलना है। तो जब भी इसको हमको बदलना है तो मतलब यहाँ से हमको दशमलव हटाना पड़ेगा। अब दशमलव हटाना है तो 0.3 में दशमलव हटाना पड़ेगा, तो इसमें हमको करना पड़ेगा 10 का गुणा। 10 का गुणा कर दिए। अब किसी संख्या में 10 का गुणा कर रहे हैं तो उसके नीचे 10 का भाग भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काटते हैं 10 तो इसकी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, वही 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ हम 10 का गुणा भी कर दिए, 10 का भाग कर दिए। तो 0.3 में 10 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे बटी में रहेगा 10। तो वही चीज़ यहाँ भी है, हम इसको लिख सकते हैं 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3/10 यानी 3/10 लिख सकते हैं। या तो 0.3 लिखें तो भी उसका वैल्यू वही रहेगा और 3/10 लिखें तो भी सेम चीज़ रहेगी। तो हम इसको 0.3 को हम लिख देते हैं 3/10। कैसे लिख रहे हैं 3/10 ये आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं, है ना। तो इसको कर लिया है। अब 10/3 हो गया, ये हो गया 3/10। अब इसको हम काटते हैं तो 10 से 10 कट गया और 3 से 3 कट गया, मतलब कितना आ गया 1। यानी ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि 10/3 में से 3/10 का गुणा कर रहे हैं या 0.3 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो इसमें गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये आपको इतना करना है, करने के बाद ये लिख देगा अतः गुणात्मक प्रतिलोम होगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का पहला नंबर है, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। यानी एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी 0। यानी 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि इसको पलटेंगे तो वही चीज़ आएगी। इसका मतलब 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। दो ऐसी परिमेय संख्याएं ढूंढना है, या जो भी ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका व्युत्क्रम उनके खुद के समान है। तो सबसे पहले संख्या हो जाएगी 1। व्युत्क्रम का मतलब अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था, इस क्वेश्चन में फिर से हम बता देते हैं। 1 कैसे अपने व्युत्क्रम का समान है। तो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि उस संख्या में ऐसी किसी संख्या का गुणा करें जिससे वो 1 आ जाए, तो वो व्युत्क्रम वही संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1 में हम अगर 1 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। यानी 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक ऐसी संख्या। अब दूसरी एक और ऐसी संख्या, सिर्फ 2 ही संख्याएं होती हैं जिनका व्युत्क्रम वही संख्या होता है। तो दूसरी एक संख्या हो जाएगी -1। कैसे हो जाएगी, क्योंकि -1 में हम अगर -1 का गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 कम 1 तो आएगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी चिन्ह जो होता है बदल जाता है, प्लस आ जाता है। इसका पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। तो 2 ऐसी संख्याएँ जिनका व्युत्क्रम वही होगा तो 1 हो जाएगा। क्या इसमें आपको हल लिखना है, 1, और दूसरी संख्या हो जाएगी -1। तो 2 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम 1 ही होता है, यानी वही संख्या होती है। 1 का व्युत्क्रम 1 होगा और -1 का व्युत्क्रम -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब एक ऐसी परिमेय संख्या ढूंढनी है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक के समान के मतलब क्या है कि अगर 0 में प्लस भी लगाएंगे तो भी उसका मान 0 ही रहेगा, और -0 लिखेंगे तो भी उसका मान 0 ही रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होती है 0 जिसका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान क्या होता है, 1 होता है। एक ही चीज़ होती है, यानी 0 ही होगा, इसका कोई मान बदलेगा नहीं। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका ऋणात्मक और धनात्मक मान समान हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 10वें का। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम क्या है, तभी जस्ट आपको पहले बताया था कि कैसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, शून्य ही होता है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, नहीं होगा, कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। तो इसमें भरना है 2 ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है 2 ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। तो कौन कौन सी हैं, 1 और -1। तो 2 ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं के व्युत्क्रम के समान है, तो हो जाएगा 1 और दूसरी हो जाएगी -1। फिर है -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, हम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालते हैं तो उसमें क्या करना है, सिंपली आपको एक ऐसी संख्या का गुणा करना है जिसको -5 में गुणा करें तो 1 आ जाए। तो ये हो जाएगा -1/-5। अगर इसको हल काटेंगे तो ये कट जाएगा दोनों चीज़ें और आ जाएगा 1। तो वो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, -1/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, 1/x, x बराबर नहीं 0 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो अगर किसी संख्या का ये दिया हुआ है x, 1/x, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा। या तो इसको सिर्फ x भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6/1 लिखना है तो 6/1 को कभी लिखा नहीं जाएगा, उसको डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, 6। उसके नीचे ऑलरेडी बटे में 1 माना जाता है। तो 1/x का व्युत्क्रम हो जाएगा x/1, यानी x हो जाएगा। अब आगे वाला देखिए कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। कैसे होती है इसको समझ लीजिए कि जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, 1/2 और 4/3, ये 2 परिमेय संख्याएं हैं। अब इसका दोनों का बीच में क्या कर रहे हैं, गुणनफल कर रहे हैं, यानी गुणा कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, आंसर क्या आएगा, तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 4/6 आ गए। अब ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। फिर क्या है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा।
तो किसी भी धनात्मक संख्या ले लेते हैं, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा भी आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं 5/6। तो इसका व्युत्क्रम अब वही निकालेंगे। तो व्युत्क्रम में आपको सीधे सीधे क्या करना है कि आपको पहले भी कई बार व्युत्क्रम बता दिया गया, अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, 5/6 का व्युत्क्रम हो जाएगा 6/5, यानी सीधा संख्या को क्या कर देना है, पलट कर देना है। तो 5/6 धनात्मक संख्या थी, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/5, जो एक धनात्मक संख्या ही है। तो धनात्मक संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा। और अगर ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होगा। धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं -5, इसके आगे लिखा हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। अगर हमारे लिख रहे हैं -7, तो ये भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अगर हम लिख रहे हैं 8, तो ये हो जाएगी धनात्मक। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले ऋण नहीं। तो जिस संख्या के पहले ऋण रहेगा यानी माइनस रहेगा तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, और जिसके संख्या के पहले कुछ भी नहीं रहेगा तो उसको प्लस माना जाएगा और वो कहलाएगी धनात्मक संख्या। तो ये हो गया प्रश्नावली 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। तो प्रश्नावली 1 आपका पूरा तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2, और ये होगा इस पार्ट का अंतिम प्रश्नावली। इसके बाद आपको पार्ट 2 स्टार्ट किया जाएगा। तो ये लास्ट प्रश्नावली भी है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्नावली 1.1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारा क्लास 8 का सारा मैटर आपको इस चैनल पे मिलने वाला है।